हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेपीएस एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन एक्चुअली क्या होता है? देखो, ग्रेविटेशन एक्चुअली एक फोर्स होता है। देखिए, तो देखो ग्रेविटेशन क्या होता है, देखते हैं। ग्रेविटेशन इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी क्या होता है, देखो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता ही है। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब जिसका भी मास है इस यूनिवर्स में वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो सन का मास होता है और सभी प्लैनेट का मास होता है, और इसी कारण सन के चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और सभी प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। और बिल्कुल सेम तरीके से अर्थ के चारों ओर मून भी घूमता है। किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और यहाँ पे देखो हमारे अर्थ पे भी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लो एक पेन और एक मार्कर, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींच रहे हैं, यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में चिपकना चाहिए। आप लोग बोलेंगे ये, लेकिन ये दोनों आपस में चिपकते क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, जो प्लैनेट्स होते हैं ना उनका मास बहुत बहुत ज़्यादा होता है और उनके मास के कंपेयर में इनका जो मास है एकदम नेग्लिजिबल है। तो एकदम इनका मास इतना ज़्यादा रेयर है कि वो फोर्स एकदम एक्ट तो करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनका मास बहुत बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल है उस प्लैनेट के मतलब सभी प्लैनेट्स के कंपेरिजन में। तो मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाता हूँ। देखो समझ लो, ये एक बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का दो हाथ में दो छोटा चुंबक लेके खड़ा है, दो हाथ में दो छोटा मैग्नेट लेके खड़ा है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में तो समझ लो मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ पे एक्ट करेगा ना। ये छोटा छोटा मैग्नेट दोनों आपस में अट्रैक्टेड होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, या नीचे की तरफ है जो बड़ा मैग्नेट है इसके साथ अट्रैक्टेड होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। जाहिर सी बात है कि नीचे बड़ा मैग्नेट है तो बड़ा मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे ना। तो बड़ा मैग्नेट के साथ मतलब अट्रैक्टेड होने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से ये जो हमारा धरती को समझ लो बड़ा मैग्नेट और कोई भी ऑब्जेक्ट को समझ लो छोटा मैग्नेट। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उछालते हैं ना तब वो कहाँ जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। मतलब धरती का ग्रेविटी, मतलब हमारा अर्थ का ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचता है। यही होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो देखो तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हम जानेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देखो वी ऑल नो अबाउट दैट न्यूटन केम अप विद ग्रेविटेशनल थ्योरी आफ्टर वाचिंग एन एप्पल फॉल इन 1665। मतलब न्यूटन ने ग्रेविटेशन का थ्योरी लाया था जब एक एप्पल गिरा था उनके सर पे। ठीक है, ये बात हम सभी को पता है। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो समझ लो, मतलब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance। मैं इसको पूरा डिटेल्स में अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मतलब क्या बोला है, मतलब देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम लाई एट ए डिस्टेंस, समझ लो डिस्टेंस यहाँ पे डी है, लाई एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डी डिस्टेंस में खड़ा है। ठीक है, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो समझ लो एफ है। इन दोनों के बीच में क्या फोर्स है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एफ समझ लो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो समझ लो इसका मास समझ लो, इसका मास कितना है? कैपिटल एम, और इसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, इसका मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम और ये कैपिटल एम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? देखो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट
with a force which is directly proportional to the product of their masses, and directly proportional to the product of their masses का मतलब क्या होता है? देखो इन दोनों के बीच में तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, तो वो देखो क्या बोला है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनका प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस का, इनका जो ये होता है प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी ऑब्जेक्ट का अगर मास इंक्रीज किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है, अगर मास इंक्रीज किया जाए इसका तो इसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको हम मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, इसके हेल्प से हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आएगा, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इसके हेल्प से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे स्टेप में क्या दिखा है, देखो एंड देखो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरा स्टेप में है देखो द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो F प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर, यानी ये हमारा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया जाए तो फोर्स ऑफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मास, मतलब दोनों का मास अगर इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जैसे कि इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर तक काम करता है, बहुत दूर तक काम करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स मास ज़्यादा होने से वो काम करता है, मतलब मास ज़्यादा होने से काम करता है, और उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है कि यानी बहुत दूर तक ये काम करता है, ठीक है। देखो हम इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आता है? देखो मैं इसको लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल, दोनों को एक साथ कंबाइन करने से ऊपर में लिख सकता हूँ कैपिटल M स्मॉल m बाई d स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया। अभी इस प्रोपोर्शनल को उठाना है तो इक्वल टू आएगा, तो इक्वल टू आने के साथ क्या आता है? एक कंस्टेंट आता है, ठीक है, कंस्टेंट आता है, देखिए F इक्वल टू, तो कंस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारा G आएगा, G। अभी G क्या है वो ही बताऊंगा। G होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप UGC भी बोल सकते हो, याद करने के लिए, याद रखने के लिए UGC भी बोल के याद रख सकते हो। G क्या होता है एक्चुअली? G होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ठीक है। इस ग्रेविटी मतलब एक UGC है, यानी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप UGC याद कर सकते हो। UGC क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कैपिटल G क्या होता है? देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू क्या है? इसका वैल्यू क्या है? देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 या पर kg स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा G का वैल्यू, ठीक है। ये आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस G का वैल्यू आया कहाँ से? देखो हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में बाय यूजिंग सेंसिटिव वैलेंस इस वैल्यू को इन्वेंट किया था, मतलब बाय यूजिंग ए सेंसिटिव वैलेंस उन्होंने इस वैल्यू को इन्वेंट किया था, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये जो क्या है, ये क्या है? इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये यूनिट कहाँ से आया वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो यूनिट एक्चुअली कहाँ से फॉर्म हुआ। ऐसे तो नहीं आएगा ना, कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा, तो वो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। तो अभी देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में जानेंगे। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है? कैपिटल G यानी देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आया था? G कांस्टेंट आया था, और G mm/d स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली G का वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। देखो ये यूनिट एक्चुअली कहाँ से आया है?
वो ऐसे ही तो नहीं आएगा ना, इसके पीछे तो कुछ रीज़न होगा ना। तो मैं इसी को अभी डिस्कस करके दिखाऊंगा कि ये जो यूनिट कहाँ से आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला भी इधर से क्या निकला था, F इक्वल टू, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकला था F इक्वल टू G/m बाई डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सिर्फ मैं इधर से यूनिट दिखाऊंगा कैसे आया, कि इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 कैसे आया, वही आप लोग अभी डिटेल्स में आप लोग देखोगे। देखो यहाँ पे हमको निकालना है जी का वैल्यू। यहाँ पे इसका मतलब देखो f के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा G/m, और यहाँ पे f होगा डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर पे होगा f डी स्क्वायर, ठीक है। f तो फोर्स होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे g निकालना है, तो g को मैं लेफ्ट साइड में रखूँगा और दोनों मास को नीचे ले जाके डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मास स्मॉल नीचे मास, ठीक है, ए मास इंटू मास, मतलब एक कैपिटल मास एक छोटा मास, मतलब स्मॉल m। उसके बाद देखो f डी स्क्वायर होगा ऊपर में। अभी देखो इधर से फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन का n, ठीक है, फोर्स का न्यूटन। और डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे मास इंटू मास यानी केजी इंटू केजी होगा, केजी इंटू केजी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो केजी इंटू केजी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी का स्क्वायर, केजी का स्क्वायर, और ऊपर में क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से क्या आता है, देखो इसी से ही आता है हमारा, ऊपर में क्या रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक kg-2 जब ऊपर चला जाता है तो केजी स्क्वायर, देखो एक केजी का स्क्वायर जब ऊपर चला जाता है तो kg-2 बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि 1/m इक्वल टू क्या होता है m टू द पावर -1। हमने पावर्स के मैथ में बचपन मतलब छोटे तक 7-8 में क्या होगा शायद 1/m इक्वल टू m टू द पावर -1, यानी देखो जब पावर नीचे से ऊपर जाता है तो -1 आ जाता है, यानी देखो केजी स्क्वायर ऊपर चला गया तो kg-2 होगा। इधर ऐसे ही आया है इसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से देख लो। तो इस वीडियो पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मैथ और साइंस का इंटरेस्टिंग वीडियो सॉल्यूशंस लाता रहूँ। और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अदरवाइज यू कैन DM me on Insta. My Insta ID link will given in the description below. Thank you.